हेलो डियर लर्नर्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी और मैं विनीता पंत, मनोविज्ञान विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से। आओ सीखे मनोविज्ञान की श्रृंखला में आज पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ बीए प्रथम वर्ष की पुस्तक मनोविज्ञान की मूलभूत प्रक्रियाओं के विषय बुद्धि को लेकर। पिछली कक्षा में हमने बुद्धि के स्वरूप को समझा था, जाना था कि बुद्धि क्या है एवं उसके कुछ सिद्धांतों को समझने का प्रयास किया था। आज की कक्षा में हम कुछ अन्य बुद्धि के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, जिसमें की है गिलफोर्ड की मल्टीफैक्टर थ्योरी, पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी एवं स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गिलफोर्ड की मल्टीफैक्टर थ्योरी यानी गिलफोर्ड की बहुकारक सिद्धांत से। गिलफोर्ड ने सर्वप्रथम अपना बहुकारक सिद्धांत 1967 में दिया था। इन्होंने बताया था कि बुद्धि केवल एक कार्य की क्षमता नहीं है, बल्कि यह बहुत सारे कारकों से मिलकर बनी है। यानी जैसे कई सारी ईंटों से मिलकर एक मकान का निर्माण होता है, परंतु हर ईंट एक स्वतंत्र भूमिका निभाती है, हर ईंट का अपना एक योगदान होता है। उसी प्रकार बुद्धि भी बहुत छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बनी हुई है, जो कि आपस में स्वतंत्र होते हैं, परंतु हर किसी तत्व का अपना योगदान बुद्धि में होता है। और उन्होंने बताया कि सामान्य बुद्धि, जैसा कि पहले कहा गया था कि सामान्य बुद्धि नामक कुछ शब्द होता है, तो उन्होंने बताया कि सामान्य बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं होती है। उन्होंने बुद्धि के सभी तत्वों को एक क्यूब के थ्री डायमेंशंस में दिखाने का प्रयास किया, यानी कि जो घन होता है उसके जो 3 विमाएं होती हैं उनमें बुद्धि के तत्वों को दिखाने का प्रयास किया, जिसमें कि एक फेस जो होता है क्यूब का उसको उन्होंने संक्रिया या ऑपरेशन से दिखाया, दूसरे फेस को विषय वस्तु या कंटेंट से दिखाया तथा तीसरे फेस को प्रोडक्ट या उत्पादन से दिखाया। इस प्रकार उन्होंने बुद्धि के इन तत्वों को एक त्रिविमीय घन के रूप में दिखाने का प्रयास किया। इसमें ऑपरेशन या संक्रिया का अर्थ होता है कि जो दिया गया कार्य है उसका स्वरूप कैसा है, इसकी व्याख्या हम संक्रिया से करते हैं। इसमें गिलफोर्ड ने 6 प्रकार की मानसिक क्षमताओं को रखा, जिसमें की है कॉग्निशन या संज्ञान, मेमोरी रिटेंशन या स्मृति धारणा, मेमोरी रिकॉर्डिंग या स्मृति अभिलेखन, डायवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी अभिसारी चिंतन तथा इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। इस प्रकार गिलफोर्ड ने बताया कि विभिन्न मानसिक क्रियाओं को करने में हमें विभिन्न प्रकार की क्षमता की आवश्यकता पड़ सकती है। जिस प्रकार से समस्या या मानसिक क्रिया का स्वरूप होगा, उस प्रकार ही हम मानसिक क्षमता का प्रयोग करेंगे। जैसे हम इसको उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि अगर आपको बोला जाता है कि एक ऑनलाइन क्लास का जो सिस्टम अभी चल रहा है उसके बारे में बताइए कि वो कितना सही है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, तो इसमें आप कहीं ना कहीं मूल्यांकन की प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार अगर अब मैंने आपको बोला कि आप एक फॉर के विभिन्न प्रयोगों को बताइए, तो कहीं ना कहीं अपनी आप डायवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार विभिन्न मानसिक क्रियाओं में हम विभिन्न क्षमताओं का प्रयोग करते हुए चलते हैं। फिर आती है दूसरे विमा, जिसमें उन्होंने रखा कंटेंट यानी विषय वस्तु को। कंटेंट की इस विमा से तात्पर्य उन सूचनाओं से है जिसके आधार पर संक्रिया की जाती है। इसमें गिलफोर्ड ने 5 प्रकार की विषय वस्तु को बताया, जो कि है विजुअल या दृष्टि से आधारित, ऑडिटरी या श्रवण आधारित, सिंबॉलिक या संकेतों पे आधारित, सिमेंटिक या शब्दों पे आधारित तथा बिहेवियरल यानी कि व्यवहारात्मक। तो जिस प्रकार की मानसिक क्रिया होगी उसमें आपके सामने जो प्रस्तुति होगी उसका नेचर कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसके साथ ही आप देखेंगे कि वो किस आधार पे आपको मिल रही है। जैसे आपको अगर कोई चित्र दिखाकर उस क्रिया को करने के लिए कहा जाता है तो विजुअल के अंदर आएगा, या अगर आप कोई चीज को सुनकर अगर कोई किसी कार्य को कर रहे हैं तो वो ऑडिटरी के अंदर आएगा। इसी प्रकार से कोई व्यवहारात्मक समस्या है तो वो व्यवहारात्मक पक्ष में आएगी। तो इस प्रकार से ऑपरेशन और कंटेंट आए। अब आता है तीसरी विमा में, जिसमें उन्होंने प्रोडक्ट यानी उत्पादन को रखा। इस विमा से तात्पर्य किसी विषय वस्तु हेतु की गई प्रक्रिया के परिणाम से होता है। यानी कि जब हमारे पास कोई विषय वस्तु है, उसका कोई स्वरूप है और उसमें हमने कोई संक्रिया करी, तो उसका जो परिणाम निकल के आया उससे। गिलफोर्ड ने 6 भागों में रखा इसको, यानी कि उन्होंने बताया कि जो प्रोडक्ट है या उत्पादन है उसके भीतर 6 तरह की मानसिक जो क्षमताएं हैं वो आ जाती है, जो कि है यूनिट या इकाई
तथा क्लास या वर्ग, रिलेशन या संबंध, सिस्टम या पद्धतियां, ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण एवं इम्प्लीकेशन या आशय। तो इस प्रकार उन्होंने यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशन जैसे उत्पादन को बताया। एवं इस प्रकार देखा गया कि ऑपरेशन के 6 भाग, कंटेंट के 5 भाग तथा प्रोडक्ट के 6 भाग को अगर हम गुणा कर दे तो कुल मिलाकर हमारे पास 180 कारक आ जाते हैं। इस प्रकार बुद्धि के कुल 180 कारक उन्होंने अपने मॉडिफाइड जो मॉडल था, मॉडिफाइड जो थ्योरी थी उसमें दी। अब इसमें ध्यान रखने की बात है कि सर्वप्रथम गिलफोर्ड ने 1967 में जो अपना सिद्धांत दिया तो उन्होंने 120 फाइनल कारक बताए थे, जिसमें कि उन्होंने 5 ऑपरेशन, 6 कंटेंट एवं 4 प्रोडक्ट बताए थे। इस प्रकार फिर उन्होंने 1977 में अपनी थ्योरी को संशोधित करके 150 कुल कारक बनाए तथा अंत में 1988 में उन्होंने अपनी जो सिद्धांत था उसको मॉडिफाई करके कुल 180 कारकों को, जिसको हम 6x5x6 से रिप्रेजेंट करते हैं, को दिया। परंतु गिलफोर्ड के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कई मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि यह सिद्धांत जो है वो एक सिद्धांत कम बल्कि बुद्धि का एक वर्गीकरण ज्यादा प्रतीत होता है। अब हम बात करते हैं बुद्धि के अन्य सिद्धांत, जो कि है गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत। 1983 में गार्डनर ने अपना सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि बुद्धि एक कारक क्षमता न होकर एक व्यक्ति के भीतर अनेक प्रकार की बुद्धि होती है, उससे मिलकर बनी होती है। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के भीतर 7 प्रकार की बुद्धि सम्मिलित होती है, जो कि एक दूसरे से स्वतंत्र है, परंतु कहीं न कहीं अंतःक्रिया करते हुए चलती हैं और इन बुद्धियों का संचालन भी स्वतंत्र रूप से होता है। यह जो 7 प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताई उसमें है प्रथम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी भाषाई बुद्धि, दूसरी है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस यानी तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरी है स्पैटियल इंटेलिजेंस यानी स्थानिक बुद्धि, चौथी है बॉडी काइनेस्थेटिक यानी कि शारीरिक गतिक बुद्धि, पांचवी है म्यूजिकल यानी संगीत परक बुद्धि, छठी है इंट्रापर्सनल यानी कि अंतरावैयक्तिक एवं लास्ट है इंटरपर्सनल बुद्धि। तो सर्वप्रथम बात करते हैं भाषाई बुद्धि की यानी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की। इस प्रकार की बुद्धि में उन्होंने बताया कि भाषा से संबंधित तथा शब्दावली या वोकैबुलरी से संबंधित जो ज्ञान आता है वो आता है। इसके द्वारा हम पढ़ने, लिखने, बोलने, समझने आदि की जो क्रियाएं हैं वो कर पाते हैं। दूसरा है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसमें कि हम देखते हैं कि तर्क करने की क्षमता व्यक्ति की एवं अंकों के क्रम को समझने की, अंकों का संचालन करने की और गणितीय समस्याओं को हल करने की जो क्षमता है वो आती है। इसके बाद हम देखते हैं स्पैटियल इंटेलिजेंस यानी स्थानिक बुद्धि में व्यक्ति जो है स्थानिक चित्रों को मानसिक तौर पर कल्पना कर सकता है एवं उनमें परिवर्तन करने की क्षमता रख पाता है। जैसे आपको पिछली कक्षा में भी मैंने बताया था कि अगर हम आपको चित्र में एक डाइस दे दें तो उसमें मैं आपको आगे के फेस में दिखाऊं और ऊपर के फेस में दिखाऊं और पीछे के फेस में कितने बिंदु हैं ये दिखाऊं, तो अगर आपसे पूछो कि इसके पीछे क्या हो सकता है या इसके नीचे क्या हो सकता है तो आप उसको मानसिक रूप से सोच के कल्पना करके उसका आप बता पाएंगे। तो ये आपका स्पैटियल इंटेलिजेंस में है। उसके बाद बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में हम देखते हैं कि शारीरिक गति पर नियंत्रण करने की क्षमता एवं वस्तुओं को ध्यानपूर्वक और अच्छे ढंग से घुमाने, चलाने आदि की जो क्षमता आती है वो आती है। इस प्रकार की जो बुद्धि होती है वो जो डांसर हैं या फिर अगर हम देखें कि जो डॉक्टर्स हैं वो जो औजार हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं, तो ये उनके अंदर अधिक देखी जाती है। फिर आता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिस प्रकार की बुद्धि म्यूजिशियन जो होते हैं या सिंगर होते हैं उनमें देखी जाती है कि वो पिच जो होती है, एक लय जो होती है, उसको बहुत अच्छे तरीके से उसका प्रत्यक्षण कर पाते हैं और उसकी गति को वो या पिच जो होते हैं उसको वो अच्छे से हैंडल कर पाते हैं कि कहाँ पे ऊंचा वॉइस रखनी है, कहाँ पे नीची रखनी है। उसके अलावा रिदम को समझना, ये जो सामर्थ्य जो है या निपुणता है वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। फिर है इंट्रापर्सनल, जिसमें हम पर्सनल एवं सेल्फ के साथ जो संबंध है उसको देखते हैं। स्वयं के भावों को जब व्यक्ति समझ पाता है, स्वयं के संवेगों को मॉनिटर करने की जो क्षमता होती है या उनमें विभेद करके मानव व्यवहार को, अपने व्यवहार को हम निर्देशित कर पाते हैं, यह हमारी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में आता है। फिर है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसको हम पर्सनल एवं अदर इंटेलिजेंस की तरह देखते हैं, यानी कि अन्य व्यक्तियों के संवेगों को समझना, उनकी प्रेरणा, उनकी इच्छाओं, उनकी हाव भावों को समझकर एक अच्छे सामाजिक संबंध बनाने की जो क्षमता होती है वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर आती है।
इस तरह गार्डनर ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में 7 तरह की बुद्धि होती है, परंतु किन्हीं कारणों से, जैसे कि आनुवांशिकता हो सकती है या फिर किसी विशेष प्रशिक्षण के द्वारा किसी व्यक्ति में कोई प्रकार की बुद्धि अधिक विकसित हो जाती है, तो उस व्यक्ति में हम देखते हैं कि उस प्रकार का इंटेलिजेंस ज्यादा है। जैसे अगर देखते हैं कि कोई म्यूजिशियन की फैमिली है, तो बच्चे जो होते हैं वो हेरिडिटरी रूप से अच्छा म्यूजिक वगैरह सुन लेते हैं या गा लेते हैं, तो उनके अंदर म्यूजिकल जो इंटेलिजेंस है वो हेरिडिटरी रूप में आ जाता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स का कोई व्यक्ति है, तो उसके बच्चों में हम देखते हैं कि वो अच्छे से स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटीज कर लेता है, तो उसके अंदर बॉडी का एनेस्थेटिक जो इंटेलिजेंस है वो हेरिडिटरी रूप में आ जाता है। इसके अलावा अगर हम उसको ट्रेनिंग देते हैं उन चीजों की, तो वो ट्रेनिंग से भी डेवलप हो जाता है। तो यह जो अलग अलग बुद्धि हैं वो एक दूसरे के साथ इंतरक्रिया करती हैं, फिर भी ये एक दूसरे से स्वतंत्र है। और गार्डनर ने बताया कि यदि एक बुद्धि में क्षति हो जाती है तो उसका प्रभाव दूसरी बुद्धि में नहीं पड़ता है। अब जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने देखा कि जो प्रथम 3 प्रकार की बुद्धि यानी कि लॉजिकल, मैथमेटिकल, लिंग्विस्टिक एवं स्पेटियल इंटेलिजेंस गार्डनर ने बताया, उनको तो स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट थे उनके द्वारा मेजर किया जा सकता था, परंतु जो उन्होंने अन्य बुद्धि के पक्ष बताए, उनकी व्याख्या जो है वो थोड़ी भिन्न थी। बाकी जो थ्योरी आई थी इंटेलिजेंस की, बाकी जो सिद्धांत थे, उनसे भिन्न देखी गई। परंतु गार्डनर ने कहा कि बुद्धि की व्याख्या हम केवल परिमाणात्मक कौशल के रूप में नहीं कर सकते, इसमें हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी जोड़ते हैं। तो इस आधार पे बुद्धि को देखने का एक नया पक्ष सामने आया। अब हम बात करते हैं पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। पियाजे ने अपनी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी, उसमें उन्होंने बताया कि जो बच्चा होता है उसका जैसे जैसे बायोलॉजिकल मैचुरेशन होता है, यानी कि उसमें जैसे जैसे जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे उसमें वातावरण के साथ होने वाली अंतःक्रिया भी सम्मिलित होती है। इस प्रकार जैसे उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, वैसे वैसे उसका बौद्धिक विकास भी हो जाता है। और उनके बच्चों के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास को उन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा। पहली जो उनकी अवस्था थी उसको हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, यानी ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था उन्होंने जन्म से 2 वर्ष तक बताई। उसमें उन्होंने बताया कि बच्चा जो होता है अपनी क्रियाओं को करके उनके जो परिणाम होते हैं उनके मध्य संबंध स्थापित करना सीखता है, और वो स्वयं को वातावरण की वस्तुओं से अलग करने की जो क्षमता होता है वो रखता है, यानी कि वो समझता है कि मैं वातावरण से अलग हटके हूँ और ये चीज अलग है, मैं अलग हूँ। परंतु जो अवस्था होती है, इसके अंत तक आते आते व्यक्ति के जो बच्चा होता है उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण भी डेवलप हो जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण का अर्थ होता है कि जब बहुत छोटा बच्चा होता है तो उसके सामने अगर हम कोई खिलौना लेकर आते हैं और उसको हम उसे छीन के हटा देते हैं, तो बच्चा उसे भूल जाता है, उसे लगता है कि वो चीज अभी थी अभी खो गई, उसके अंदर वो उसकी परमानेंसी नहीं डेवलप हुई होती है। लेकिन जब वो 2 साल के करीब होता है, यानी कि जो उसकी सेंसरी मोटर स्टेज की जो अंतिम अवस्था होती है, उसके भीतर उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। यानी कि अगर आप देखिएगा ऐसे बच्चों के सामने आप कोई खिलौना रखेंगे और आप उसे थोड़ी देर में हटा देंगे, तो बच्चे को उस खिलौने की छवि उसके दिमाग में रहेगी और वो उसको ढूंढने का प्रयास करेगा कि आखिर उसका वो खिलौना किधर गया। अब इसकी जो दूसरी अवस्था पियाजे ने बताई वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी प्राक प्रचलनात्मक अवस्था, जिसको 2 से 7 वर्ष की उम्र तक देखा जाता है। इसमें जो व्यक्ति है या बच्चा है वो भिन्न भिन्न प्रकार के संकेत, इमेजेस, शब्द, उनके अर्थ आदि को सीखता है। इसके साथ ही उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है और मूलतः जो उसका विकास होता है वह किसी नकल के द्वारा या इमिटेशन के द्वारा, जो अनुकरण करता है अपने माता पिता का, अपने आसपास के लोगों का, एवं खेल खेल में वो जो सीखता है उसके द्वारा होता है। इस अवस्था में उन्होंने 2 दोष भी बताए, जिसको हम एनिमिज्म एवं ईगोसेंट्रिज्म नाम से जानते हैं। एनिमिज्म का अर्थ होता है कि जो बच्चा होता है वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लगता है, यानी कि उसको लगता है कि इनमें भी जान है, या वो उसके साथ जो खिलौने होते हैं उनको वो अपने जैसा समझता है, उनमें भी वो जान समझता है। और उसके अलावा जो ईगोसेंट्रिज्म है या अहम भाव है, उसमें बच्चा सोचता है कि वस्तुएं उसका पीछा करती हैं। यानी जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि बादल उनके पीछे पीछे भागते हुए आ रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है, या कोई सूरज है, चांद है, वो चल रहा है उनके पीछे, इस तरह का उनके अंदर भाव आता है। परंतु इस अवस्था में रिवर्सिबिलिटी का गुण डेवलप बच्चों के अंदर नहीं हुआ होता है। अब जो तीसरी अवस्था आती है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी मूर्त
प्रचलनात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चे के अंदर तार्किक चिंतन का जो गुण है वो अधिक विकसित हो जाता है। उसमें एक सिस्टमैटाइजेशन तथा जटिलता की जो स्थिति है उसके चिंतन में वो अधिक आ जाती है, तथा इस अवस्था में उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी का गुण भी विकसित हो जाता है। जैसे आप उसे बोलेंगे कि 3 × 3 9 है, तो कहीं ना कहीं वो इस अवस्था में यह भी सीख जाता है कि 9 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो भी उसे 3 मिलेगा। आपस में उनमें रिलेशन और उसका जो रिवर्सिंग नेचर है वो भी उसके अंदर आ जाता है। चौथी जो अवस्था उन्होंने बताई वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष से लगभग 15 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में उन्होंने बताया कि व्यक्ति के अंदर अमूर्त चिंतन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इसके अलावा डाइवर्जेंट थिंकिंग की कैपेसिटी जो है डेवलप हो जाती है। बच्चे इस अवस्था में आते आते बड़ी क्लास में पहुंच जाते हैं और उनको अच्छे आंसर्स लिखना, चीजों का मूल्यांकन करके उनके बारे में बताना, यह सब जो क्षमताएं हैं उसके अंदर अपने आप आ जाती हैं। इसके अलावा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो क्षमता होती है वो उनके अंदर बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है। वो लॉजिकली चीजों को सोच विचार करके समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। अब हम आते हैं स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी में, यानी त्रितंत्र सिद्धांत में। 1985 में स्टर्नबर्ग ने अपना जो सिद्धांत दिया उसे त्रितंत्र सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बुद्धि के 3 भागों के बारे में बताया, जिसमें कि पहला है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, दूसरा है एनालिटिकल इंटेलिजेंस यानी विश्लेषणात्मक बुद्धि, तथा तीसरी है क्रिएटिव इंटेलिजेंस यानी कि रचनात्मक बुद्धि। प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारात्मक जो बुद्धि होती है उसमें ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनको हम स्ट्रीट स्मार्ट्स कह सकते हैं, यानी कि जो व्यक्ति व्यवहारिक तौर पर समस्याओं को सुलझा लेते हैं, अपने पुराने अनुभवों को समझते हुए पुराने अनुभवों के आधार पर वो समस्याओं का निराकरण कर लेते हैं, तो वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के धनी एक तरीके से कहे जा सकते हैं। फिर हम आते हैं एनालिटिकल इंटेलिजेंस यानी विश्लेषणात्मक बुद्धि में। इसमें वो व्यक्ति आते हैं जिनके अंदर जो पढ़ाई लिखाई करते हुए या एकेडमिक जो उनकी जो भी चीजें होती है उनको अच्छे से समझकर उनका मूल्यांकन करने की क्षमता अधिक होती है। जैसे अगर आपको कोई मैथमेटिक्स की एक कॉम्प्लेक्स सी प्रॉब्लम दे दी जाए, आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल इंटेलिजेंस का भाग माना जाएगा। यानी या इसके अलावा अगर आपको कोई एक नॉवेल दे दी जाए, उसको आप समझते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, या कोई एक पोयम है उसको आप समझते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, तो ये जो क्षमता आती है वो आपकी एनालिटिकल इंटेलिजेंस के अंदर आएगी। इसके अलावा क्रिएटिव इंटेलिजेंस में स्टर्नबर्ग ने बताया कि व्यक्ति अगर किसी समस्या का रचनात्मक या नवीन समाधान खोजता है तो उसको हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस के अंदर रखते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अच्छी सोचने समझने की क्षमता रखते हैं, इमेजिनेशन पावर उनकी अच्छी होती है। इसके अलावा कोई भी समस्या को वो एक रचनात्मक तरीके से सुलझा सकते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि फॉर के जो अलग अलग प्रयोग हैं वो आप समझते हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपको स्केल का प्रयोग करना है और आपके पास स्केल नहीं है लेकिन बहुत सारे आसपास चीजें हैं, तो अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य चीज का प्रयोग करके स्केल की उसकी जो समस्या थी उसको सुलझा सके, सीधी लाइन खींच सके, तो वो उसका एक रचनात्मक बुद्धि के अंदर हम उसको लेंगे। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि गिलफोर्ड का मल्टी फैक्टर थ्योरी क्या है, गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी क्या है, उसके अलावा पियाजे की कॉग्निटिव इंटेलिजेंस थ्योरी क्या है, एवं स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी क्या है। आशा है आप लोगों को ये जो सिद्धांत है वो समझ आए होंगे। अब बुद्धि के अन्य पक्ष की व्याख्या हम अन्य कक्षा है उसमें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।